अर्थ संरचना एक तरह से अर्थ विज्ञान का है विषय। अर्थ विज्ञान भाषा विज्ञान की तुलना में नया अनुशासन है। ज़्यादा ज़्यादा 100 वर्ष उसे कुछ ज़्यादा अर्थ विज्ञान को एक विषय की अवधारणा के रूप में, एक स्वतंत्र चिंतन अनुशासन के रूप में मान्यता मिली या विकसित किया गया। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अर्थ के विषय में भाषा वैज्ञानिक चिंतन नहीं करते थे, विचार नहीं करते थे। उसके विषय में बहुत ही गहन और गंभीर विचार हुए हैं। लेकिन केवल भाषा विज्ञान में ही नहीं, बल्कि व्याकरण के क्षेत्र में, मीमांसा में, दर्शन में, सब जगह भाषा के ऊपर गंभीर विचार हुए और बहुत से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर के आए। अर्थ किसे कहते हैं? ये कहते हैं कि अर्थ का अर्थ जानना बड़ा कठिन है, लेकिन ये कहा जाता है कि शब्दों के उच्चारण से जो अर्थ प्रतीत होता है वही उसका अर्थ है। तब ये तो कोई उस तरह की परिभाषा नहीं है। लेकिन कहते हैं, पतंजल ने कहा है कि भाषा के जो शब्द हैं उनसे एक संकेत होता है, एक आशय निकलता है, और जो आशय निकलता है वही उसका पूर्ण अर्थ है। इसके लिए पाश्चात्य जगत में सिमेंटिक्स संज्ञा का प्रयोग हुआ, जिसका मतलब होता है कि संकेत। दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और काव्यशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से शब्द और अर्थ के संबंधों को निरूपित करने का प्रयत्न किया है। महाकवि कालिदास ने कहा है, वाग अर्थाभिव संपृक्तौ। वाक और अर्थ एक दूसरे से संपृक्त है, बिल्कुल मिले हुए हैं। माने शब्द की विभिन्न आकृतियाँ वस्तु जगत की वास्तविक आकृति की प्रतीक होती हैं। ससूर के अनुसार शब्द एक तरह के संकेत हैं जिनसे वस्तु यह भाव संकेतित होता है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के संदर्भ में मैंने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया था कि जो शब्दाकृति है वह एक तरह से ध्वनियों के द्वारा निर्मित आकृति है, और वह हमारे चेतना में है, हमारे संस्कार में है, हमारे हृदय में है, और वो वस्तु जगत के किसी द्रव्य पर उसे आरोपित किया गया। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि वस्तु जगत का कोई पदार्थ या द्रव्य, उसके लिए हम एक ध्वनिक शब्दाकृति गढ़ते हैं, बनाते हैं। तो इस तरह से अर्थ की दृष्टि से शब्द की निर्मिति या शब्द में अर्थ का सन्निवेश, अभिन्न सन्निवेश, ये दोनों ही प्रक्रियाएं उसके अर्थ और शब्द के संपृक्त होने के साक्ष्य हैं। ये अर्थ जो दिया गया किसी एक व्यक्ति के नहीं दिया, हो सकता है कि पहले किसी व्यक्ति को सूझा हो, लेकिन वह जब तक संपूर्ण समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं हो जाता है तब तक उसको उसकी व्याप्ति नहीं होती है। तो मैंने शुरू में वह यादृच्छिक होता है, बाद में रूढ़ हो जाता है। शब्द एक तरह के कोड हैं या प्रतीक हैं, और उसका उच्चारण सुनते ही श्रोता उसको डिकोड कर लेता है और फिर वह उसके तात्पर्य को, उसके आशय को समझ लेता है। लेकिन शर्त यह है कि उसी भाषा का दोनों को ज्ञान होना चाहिए। भारतीय वैयाकरणों ने अर्थद्वैतन के लिए स्फोटवाद की चर्चा की है। शब्द के बीच से प्रस्फुटित अर्थ को ही स्फोट कहा जाता है।
वाणी से जो उच्चरित होता है वह तो केवल ध्वनि है। इन ध्वनियों के साथ पदार्थ विशेष के साथ जो संबंध जुड़ा है वह अर्थ है। स्फोट एवं संस्कार है हृदय में जो भाषा वर्तमान रहती है। शब्द का स्मरण करने से नित्य शब्द हृदय में फूट जाता है और इसी को वैयाकरणों ने स्फोट कहा है। ये जो अर्थ की ग्रहण की प्रक्रिया है वह पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा संयोग के साथ जोड़ी गई है और उन लोगों ने बताया कि कैसे अर्थ विस्तार पाता जाता है। और सबसे पहले तो विस्तार पाने की अपेक्षा कि कैसे शब्द में अर्थ निहित हुए और कैसे वस्तु जगत के पदार्थ और जो ध्वनिक आकार के शब्द हैं उनका कैसे संबंध जुड़ा। तो क्या होता है कि पहले तो इसमें निर्देश का कार्य होता है। जैसे बचपन में एक छोटा बच्चा है, सामने गाय की ओर इशारा दे करके उसके माता पिता या कोई संबंधी कहते हैं गाय, तो एक ओर गाय नामक जीव की ओर, पशु की ओर इशारा करते हैं और मुँह से गाय शब्द निकालते हैं। तो गाय शब्द है और गाय का जो रूप है या गाय पद का जो पदार्थ है वो उसके सामने है। तो इस तरह से दोनों का रिश्ता जोड़ लेता है। यद्यपि ये फिर उसके बाद दूसरा देखता है कि दूसरी गाय है लेकिन उससे मिलती जुलती है, वो सफ़ेद थी वो काली है, किसी की लंबी पूँछ है, किसी की लंबी सींग है, लेकिन कुछ न कुछ सादृश्य भाव दिमाग में आता जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति की पहचान के बाद एक जाति विशेष की पहचान हो जाती है। कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए उससे मिलता जुलता जानवर दिखा, वो गाय तो नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है, तो उसको भी लोग गाय ही कह देते हैं। जैसे नील गाय, अब देखा होगा कि कुछ नीले रंग का था या कुछ उसकी खास विशेषता देखा और गाय के सदृश था तो उसको नील गाय कह दिया, जबकि नील गाय की जाति गाय की जात से काफ़ी अलग है। वो कहते हैं कि बकरी की जाति का है, लेकिन नील बकरी नहीं कहा, गाय कहा, क्योंकि वो उसके आकार की समरूपता थी। तो इस तरह से पहले आरंभ में मनुष्य जो है उसके अंग ये आदिम पहचान में है कि मनुष्य अपने अंगों को पहचानता है आदिम रूप से, और जब उसके प्रकृति जगत से संपर्क होता है तो वहाँ भी वह उन्हीं शब्दों को जो अपने अंगों से जुड़े शब्द हैं वह प्राकृतिक अंगों से जोड़ने की चेष्टा करता है और इस तरह से एक शब्द जो है वह विस्तार पाता जाता है। जैसे मुँह है तो नदी का मुहाना है, सुई का मुँह है, नदी का मुहाना है। सिर है, हेड, अंग्रेजी में भी हेड कहते हैं, जो प्रधान है। अब देखिए सिर जो है वो प्रधान है, वहीं मस्तिष्क है, सबका शासन वहीं से होता है, तो प्रधान के लिए भी हेड आ गया। इसी तरह से कोई चीज़ सबसे ऊंची है तो उसको शीर्ष कह दिया, वो उसका पेड़ का भी शीर्ष हो सकता है, उसके नीचे जड़ है पाद कह सकते हैं, उसकी डालें जो हैं हाथ है। या जैसे कहा कि सूर्य जो है प्रकाश देता है हाथ, तो उसकी किरणें दूर से आती हैं और हमें ऊष्मा सौंप कर चली जाती हैं, दिन भर ऊष्मा देती रहती हैं। तो माने सूर्य अपना कर माने हाथ और कर माने किरणें भी होता है, तो हाथ फैला के देता है। इस तरह से अंदर मुंह के अंदर मूर्धा जो है सबसे ऊंची जगह है, तो विद्वान भी मूर्धन्य हो गए। तो इस तरह से शरीर के अंगों को ध्यान में रख करके बहुत सारे शब्दों का विस्तार किया गया है, रूपक के माध्यम से किया गया है कई जगह, कि एक अर्थ दे रहा है, एक गौण अर्थ दूसरा हो गया, एक गौण अर्थ तीसरा हो गया। इस तरह से शब्दों का अर्थ विस्तार होता चला जाता है और फिर एक भाषिक रूप से उसके उच्चार के पूर्वकता अंदर भौतिकेतर जो प्रक्रियाएं हैं, विचार है, धारणा है, प्रतिबिंब है,
भावना है, इच्छा है आदि को सक्रिय करता है उसी के माध्यम से। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि इसमें इसका एक सामाजिक महत्व है कि एक ध्वनि तरंग जब वक्ता के मुंह में जागृत होती है तो वह ध्वनि तरंग श्रोता के उसमें जाती है और फिर उसकी मानसिक प्रतिक्रिया होती है, तदनुकूल वो आचरण करता है। कई बार तो अर्थ के संदर्भ ऐसे भी होते हैं कि कुछ चीज़ें महसूस तो होती हैं, हम उसको व्यक्त करते हैं, दूसरा उसको समझ लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर हम महसूस करते हैं लेकिन भाषा में व्यक्त नहीं करते, तो वह सामाजिक दृष्टि से महत्वहीन रह जाता है। तो ये प्रक्रिया भी चलती रहती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि भाषा में पर्यायता कैसे भी विकसित हो गई, पर्यायवाची शब्द कैसे बहुत से आ गए। इसके लिए हम कहते हैं कि एक अर्थ का शब्द किसी भाषा में मौजूद है और उसके बाद उसका संपर्क किसी और भाषाभाषी से हुआ, उसने वहाँ से कोई शब्द ले लिया उसी अर्थ को सूचक और वह शब्द भी आ गया। तो फिर इसके बाद तीसरी जाति से या उसकी भाषा से संपर्क हुआ तो वह शब्द भी आ गया। इस तरह से माने तीन, एक अपनी मूल भाषा के और एक दो और भाषाओं के शब्द आ गए और उनकी महत्ता को विभिन्न कारणों से स्वीकार करते हुए हमने उनको अपने में समाहित कर लिया। तो एक अर्थ देने के लिए हमारे पास तीन शब्द हो गए। अंग्रेजी के शब्द बहुत से हिंदी में प्रचलित हैं। गार्डन है, बगीचा भी है, पार्क भी है, उपवन भी है, गार्डन है, और बाग भी। तो कोई फारसी का शब्द है, कोई अंग्रेजी का शब्द है, और तो और अपनी ही परंपरा के बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो ध्वनि परिवर्तन के कारण नए रूप में ढलते हैं, जिनको हम लोग तद्भव बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि तत्सम शब्द भी चलता रहता है और उसकी जगह तद्भव शब्द आ जाता है। शब्द की ये विशेषता है कि अगर अपनी वो स्वतंत्र सत्ता को अर्थ की दृष्टि से कायम नहीं करेगा तो वह फिर मान्य नहीं होगा। तो इसलिए वो क्या करता है कि उसमें नए अर्थ को स्वीकार कर लेता है और उसके लिए वो रूढ़ भी हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि गर्भिणी है और गाभिन है, एक मनुष्य के लिए, एक पशुओं के लिए। इसी तरह कई बार उल्टा अर्थ भी आ जाता है। जैसे बताया था भद्र है, भद्रा है। तो माने इससे सामाजिक रिश्तों का भी पता चलता है, सांस्कृतिक टकराहट का भी पता चलता है और सांस्कृतिक समन्वय का भी पता चलता है। जैसे किसी जाति विशेष के प्रति हमारे जो है घृणा का भाव आया तो हम उसके जो उत्कृष्ट शब्द हैं, जो उनके पूज्य और श्रद्धा से युक्त शब्द हैं, उनको त्याग देते हैं और नया अर्थ दे देते हैं उनको। जैसे अहुर मजदा, अहुर मजदा जो हैं एक असुर देवता हैं वहाँ, अहुर मजदा, लेकिन हम असुर माने राक्षस कर दिए, तो इसके माने हमारे उनके संबंध कहीं बिगड़े। तो इस तरह से शब्द के अर्थ की जो जातीय पहचान है और उन जो अर्थ की विलक्षणता है या विपरीत अर्थ हो जाना है या नया अर्थ उसमें शामिल हो जाना, ये सारी विशेषताएं अर्थ प्रक्रिया में होती हैं। शब्दों का अर्थ जानने के लिए मुख्य रूप से हम जो हमारे शास्त्रीय संदर्भ हैं जहाँ इस पर प्रकाश डाला गया है, जो साधन है हमारा सबसे महत्वपूर्ण तो है व्यवहार, भाषा का व्यवहार। व्यवहार से ही हम जानते हैं कि शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है। माने कि बच्चा समाज में शब्द को या शब्दाकार को और रूपाकार को एक करके देखता रहता है। यही नहीं, बहुत से ऐसे भी प्रयोग होते हैं कि उसके रूपाकार को देख नहीं रहा है वो, लेकिन उसका आकार उसके दिमाग में बन रहा है, उसकी आकृति या
मूर्तन उसके मस्तिष्क में हो रहा है। जैसे देवी देवता हैं, देवी देवता को हम देखते नहीं हैं, लेकिन उनकी मूर्तियाँ गढ़ी गई हैं, या जिनकी मूर्तियाँ नहीं हैं उनके विषय में भी एक कल्पना हमारे चेतना में आ जाती है। तो इस तरह से व्यवहार से, आप्तवाक्य से, आप्तवाक्य माने जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बताते हैं उसके विश्वास के साथ, या कोई शब्द नहीं समझ में आता है, कोश में है, पुराने समय उसका प्रयोग होता रहा लेकिन अब बदल गया है, तो कोश के माध्यम से भी हम शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। इसी तरह से उपमानों के जरिए भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गाय जानते हैं, गाय से परिचय है, तो बैल नहीं जानते हैं तो कहते हैं भाई ये गाय का पुल्लिंग है, ये पुरुष है, वो स्त्री है, तो बैल समझ में आ गया। या मान लीजिए घोड़ा के विषय में जानते थे तो एक दूसरा घोड़ा जैसा दिखा पानी से निकलने वाला, कहा ये क्या है भाई, ये दरियाई घोड़ा है, माने उसमें समुद्र में पानी में रहने वाला घोड़ा है। आपने उसे उपमा करके बता दिया। इसी तरह से जो विवृति, बहुत पारिभाषिक शब्द होते हैं जिनका अर्थ नहीं समझ में आता क्योंकि सामान्य अर्थ से वो अलग होता है। अब साहित्य में है रस, भूगोल में हम लोगों ने देखा कि ज्वार भाटा आया, तो ज्वार भाटा तो बहुत लड़के कहाँ, ज्वार माने ज्वार की रोटी और भाटा माने बैगन, बैगन का भुर्ता। तो ज्वार भाटा ही नहीं कि समुद्र की जो लहरें उठती हैं तेज़ पूर्णिमा के दिन, वो ज्वार है और घटती हैं तो भाटा है। अब ये बात नहीं समझ, उससे जोड़ लिया उसने। तो इस तरह से ये जो विवृति है, व्याख्या है, उसके जरिए भी पारिभाषिक शब्दों का के अर्थ का हमें ज्ञान होता है। आगे जो महत्वपूर्ण है, प्रकरण से भी, संदर्भ से भी हमें उसका ज्ञान होता है। तो कोई उक्ति तभी अर्थवान मानी जाती है जबकि उसका घटन केवल संदर्भ के द्वारा पूर्णतः निर्धारित न हो। तो एक है कि जैसे संदर्भ बिना अगर शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो वह उसका बहुप्रचलित मान्य अर्थ नहीं है। अगर हम संदर्भ से अर्थ जानें, यद्यपि संदर्भ के से जैसे वाक्य में शब्द जो आते हैं वो बहुअर्थी हो जाते हैं, तो पर्याय जो आते हैं उन पर्यायों का सूक्ष्म अर्थभेद वाक्य के स्तर पर ही पता चलता है और उनमें सूक्ष्म भेद होता भी है, लेकिन आम जनता उस सूक्ष्म भेद को नहीं पहचान पाती है। जैसे हवा, वायु, समीर, पवन, आंधी, तूफान, सब में अंतर है। जैसे कहते हैं ना, दौड़ना, भागना, दौड़ना सामान्य तेजी से चलना हुआ दौड़ना, भागना कहीं भय है, जान बचा के भागा हो, ये जान बचा के दौड़ा नहीं, भागा। इस तरह से उसका परिवर्तन होता है। एक तरह से शब्द निर्देशात्मक हैं कुछ, और कुछ ऐसे हैं कि जिनको हम आशय व्यक्त होना कहते हैं। निर्देशात्मक माने कि जिसमें आपने संकेत कर दिया, उस संकेत प्राणी से आपने जान लिया था। जैसे पहाड़, लड़की या स्त्री। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कोशी प्रणाली में बहुत सूक्ष्म अर्थ का निर्देश नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए लड़की और स्त्री है, तो कहाँ से लड़की माने, कहाँ से स्त्री माने, ये फर्क जो है ये समाज निर्धारित करता है। किसी समय था कि 12 वर्ष के बाद ही स्त्री हो गई, अब जो है 18 वर्ष के बाद बालिग जब होगी तब हम उसको स्त्री कहेंगे। और यहाँ तक कि इतनी अर्थव्याप्ति हो जाती है कि महिलाओं का कॉलेज है तो वो लड़कियों का कॉलेज हो गया, बालिका विद्यालय कहते हैं। तो इस तरह से अर्थ का संदर्भ थोड़ा सा अदली बदली करता रह जाता है। आशय का मतलब है कि कोई शब्द अन्य शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर
जो अपनी संबंध प्रणाली विकसित करता है उसे आशय कहते हैं। माने सामान्य व्यवहार में जब अर्थ निर्देश की संभावनाएं अधिक रहती हैं तब पूछा जाता है कि आपका आशय क्या है। जैसे कोई आदमी से आप बात कर रहे हैं और बात करते हुए किसी शब्द का आपने प्रयोग किया, तो उस समय आदमी ये पूछता है कि भाई आपका हम तात्पर्य या आशय आप समझे नहीं, कृपया इसको स्पष्ट करें। तो माने कि शब्द तो वही वो प्रयोग कर रहा है, लेकिन उस शब्द के प्रयोग करने में जो भाषा व्यवहार के क्षेत्र का शब्द है, लेकिन व्यक्ति आशय नहीं समझ पाता है क्योंकि उसके संदर्भ को नहीं जोड़ पा रहा है, आपके मंतव्य को नहीं जोड़ पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो शब्द निरर्थक नहीं है, शब्द तो सार्थक है। जैसे आपने कहा कि कमरे में जाओ, अलमारी में एक नीली जिल्द की किताब है, उठा लो। अब लड़का गया, देखा किताब जिल्द की, अब नीली को वो तय न कर पाए। मतलब नीला रंग भी आप जानते हैं कि कई शेड वाला होता है, तो अगर उसकी धारणा में कोई नीला शब्द कम नीला है, हल्का है, आसमानी है, तो उस भेद को अगर वो नहीं सूक्ष्मता से जानता तो वो कह सकता है कि भाई किताब वहाँ नहीं मिली, इसलिए कि रंग को लेकर के उसकी जो धारणा है वो एकदम उससे शायद मेल नहीं बैठा पा रही है। तो इस तरह से कोई हरा कह देता है तो नीला, और उसको वो हरा बोल देता है। तो इस तरह के संदर्भों में खास तौर से आशय की चर्चा होती है। एक दूसरी जो अर्थ की परिभाषा इसी दृष्टि से गढ़ी गई कि प्रत्येक शब्द का अर्थ उस स्थान का प्रकार होता है जो उसे अपनी प्रणाली से प्राप्त होता है। माने कि अर्थ जो है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि पर्याय शब्द हैं, तो पर्याय शब्द उस प्रणाली विशेष में जो उसका कह लीजिए कि कार्य है, विशेष कार्य है, उसके आधार पर हम उसके सही अर्थ को पहचान सकते हैं और इस परिभाषा से वो अधिक स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ सकता है। जैसे सुबह बहुत हल्की मधुर हवा चल रही थी, समीर प्रवाहित था, तो समीर प्रवाहित था, ये नहीं कहते कि सुबह बहुत मधुर आंधी चल रही थी, ये नहीं कह सकते क्योंकि आंधी में तोड़ फोड़ है। प्रभंजन भी एक दूसरा नाम है इसका, तो वो भाव है। तो जो पर्याय हैं ये विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और उन क्षेत्रों से आकर के भाषा में अपना स्थान बनाते हैं, और यद्यप उनमें सूक्ष्म अंतर होता है, क्षेत्रीय अंतर होता है, लेकिन धीरे धीरे वह क्षेत्रीय अंतर समाप्त हो जाता है और वो कोश में अपनी जगह बनाए रखता है। व्यवहार की दृष्टि से उसमें कम ही शब्द हैं जो प्रचलन में होते हैं, बाकी का प्रचलन कम होता है। केवल जो साहित्य शास्त्री हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनका वो अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए अपने विचारों को और सूक्ष्म प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्त करते रहते हैं। पर्यायता में जो अर्थात्मक भेद है वह सभी भाषाओं में कुछ अलग भी होता है, और ये ससूर ने जो अर्थात्मक संरचना पर विशेष उन्होंने प्रकाश डाला, उसने कहा कि ये जो अर्थ है ये सारी शब्द राशि अर्थों का केवल आरोपण मात्र नहीं है, बल्कि इसमें भी एक भेद की स्थिति है, इसमें भी एक व्यवस्था है, और हर भाषा की अपनी व्यवस्था है। जैसे ये बताया कि रूसी में नीला के लिए कोई शब्द नहीं, हल्का नीला और गहरा नीला, ये अलग अलग शब्दावली आती है। तो ऐसे ही कई बार बहुत से कोशीय से अलग संदर्भात्मक अर्थ प्रधान होते हैं। जैसे अपेक्षा शब्द है, अपेक्षा को जब तक हम भाषा में न प्रयोग करें तब तक उसके अर्थ की स्पष्टता नहीं हो सकती। कहते इसकी अपेक्षा ये उत्तम है, और आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि आप ऐसा कुकर्म करेंगे। तो ये अपेक्षा माने आशा होना
अपेक्षा माने उसकी तुलना होना। तो इस तरह से संरचनात्मक और व्याकरणिक अर्थ में भी फर्क दिखाया गया और ये बहुत महत्व का है। जैसे मोहन स्कूल गया, तो यहाँ गया जो है वह भूतकालिक क्रिया हो गई, लेकिन मोहन सो गया, ये व्याकरणिक संरचना है। तो सो गया में गया का क्या अर्थ है? उस स्कूल गया की तुलना में ये अर्थ बिल्कुल अलग है। वो कहीं गया नहीं, वो तो एक ही जगह लेटा हुआ है। ऐसे संयुक्त क्रियाओं में व्याकरणिक अर्थ की स्थिति सबल हो जाती है। वह मर गया, वह मर गया, दो क्रिया है, मरना और गया। तो कहाँ गया वो? है तो वहीं पड़ा हुआ। हमको देखा वह लड़का उठ बैठा, मैंने उठा भी बैठा भी। यहाँ बैठा का अर्थ होता है कि त्वरित गति से वो उठ गया। तो इस तरह से अर्थात्मक संरचना में उनके अनुयायी मानते हैं कि भाषा की जो भाषात्मक कौवे हैं वो अपने स्थान पर प्रकार की दृष्टि से ही मूल्यवान हैं और उस संदर्भ में भी उनकी अर्थवत्ता होती। कई बार तो वाक्य के स्तर पर शब्दों के भेद हो जाते हैं। जैसे कहा कि मोहन चुनाव में खड़ा है। अब चुनाव में खड़ा है, अब कहा कि चुनाव से बैठ गया, तो बैठ गया और खड़ा है, ना वहाँ खड़ा हुआ ना बैठा। माने चुनाव के लिए वो प्रतियोगिता में है सबके साथ, ये लेकिन यह है कि प्रयोग है। ऐसे किसी की मृत्यु के विषय में या कोई अशोभन वस्तु है, उसके लिए हम नए नए शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं और नए शब्द जो हैं वो क्या करते हैं कि उनमें अर्थ का अंतर आता जाता है। यद्यपि वो मूल रूप में वो उस अर्थ को नहीं देते हैं, लेकिन हम उनको नया नया अर्थ दे करके और उसको बदलते रहते हैं। जैसे आप पर्याय में कहते तोय, जल, पानी, बहुत अच्छा उदाहरण है जल और पानी का। गंगा का पानी, पानी कहना जैसे कि वो बहुत हीन हो जाना, माने बहुत कम महत्व का। और जब आप कहते हो गंगा जल है, वो गीत है ना सिनेमा में, समझो तो गंगा पानी, नहीं तो वो मुक्ति का एक उपाय है। तो पानी, यद्यपि पानी का व्युत्पत्ति परक अर्थ जो है वो कम महत्व का नहीं। पानी उसको कहते हैं जो पेय है, पानीय, पीने योग्य है। लेकिन जबकि गंगा जल तो पीने योग्य नहीं रहा प्रदूषण के कारण, लेकिन जल को लेकर के हम उसको एक उन्नत अर्थ दे दिए, उदात्त अर्थ, और पानी को साधारण अर्थ। तो इस तरह से जो अनेक पर्याय हैं उन पर्यायों में कुछ शिथिल होते हैं और कुछ जो है दृढ़ होते हैं। तो उनकी ये नहीं कि हर पर्याय की जगह सबका हम प्रयोग कर लें, नहीं कर सकते। जैसे हरि के बहुत पर्याय हैं, चंद्रमा, सूर्य, दादुर, मोर, सांप, अग्नि, वायु, श्री कृष्ण, राम, शिव आदि। तो इसमें क्या करें, विविध पर्याय हैं, इनका अर्थभेद कैसे करें? तो इनको भी वाक्य के स्तर पर ही हम इनका भेद कर पाते हैं। और अगर कहें कि इन शब्दों को हम हरि की जगह हरदम प्रयोग कर सकते तो भी नहीं कर सकते। जैसे कहें कि हरि का भजन करना चाहिए, अगर आप चाहें तो कहिए बंदर का भजन करना चाहिए, बंदर हरि का ही तो पर्याय है। ऐसे पर्यायों का भाषा में रहता है, कोश में तो रहता है, लेकिन सामान्य व्यवहार में इनमें से बहुत कुछ छोड़ दिए जाते हैं। धन्यवाद।